अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार। मैं हूं भाई। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मोस्ट अग्रेसिव स्टेटमेंट ऑन कश्मीर, अजरबैजान चैलेंज इंडिया डायरेक्टली फ्रॉम पाकिस्तान। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। पाकिस्तान के बाद मैं कहूंगा अजरबैजान वो कंट्री बन चुका है इंटरनेशनली जिसने सबसे अग्रेसिव लैंग्वेज का यूज किया है कश्मीर के बारे में। हाल ही में अजरबैजान के प्रेसिडेंट ये अपने देश से गए पाकिस्तान में ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट और अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट है एलियव, इनका वेलकम पाकिस्तान में बहुत स्पेशल तरीके से किया गया। इधर आप देख पाओगे ये पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट उड़ रहे हैं। इस एयरक्राफ्ट में बैठे हैं अजरबैजान के प्रेसिडेंट और जैसे ही अजरबैजान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के एयर स्पेस में गए, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इनको घेर लिया। रीजन ये नहीं था कि ध्यान से इंडिया अटैक ना कर दे, रीजन ये था कि ये सब एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट किया जा रहा था कि हमारी एयरफोर्स आपके कमांड के सामने मतलब खड़ी है, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं एज ए गेस्ट। पाकिस्तान ने इस टाइप का जेस्चर, मैं आपको बता दूं, ईरान के लिए भी नहीं दिखाया था। ये बहुत ही एक आप कह लीजिए स्पेशल पाकिस्तान की तरफ से जेस्चर था। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे, अगर पाकिस्तान इतना कुछ कर रहा है तो फिर शहबाज शरीफ भी एयरपोर्ट पे आ गए होंगे रिसीव करने के लिए अजरबैजान के प्रेसिडेंट को। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री का जब खुद जाता है एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए, मैंने आपको बताया है ये एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट होता है क्योंकि पीएम को वैसे जाना नहीं होता, ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट होता है। अगेन मैं कहूँगा ईरान के लिए भी पाकिस्तान ने ये नहीं किया था। बहुत ज़्यादा भव्य किस्म का वेलकम मिला अजरबैजान के प्रेसिडेंट को और इसका रीज़न भी है। रीज़न ये है कि पाकिस्तान ये जानता है कि आज के समय जियोपॉलिटिकली कश्मीर के इशू को लेकर इवन चाइना भी उस टाइप की लैंग्वेज यूज नहीं करेगा इंडिया के अगेंस्ट जो अजरबैजान करने वाला है। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने ये जो भी इनका वेलकम था ये रिसीव करने के बाद कश्मीर के बारे में क्या कमेंट करी। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो। वैसे मैं एक बात ये भी ऐड कर दूं कि कुछ लोग अभी भी ये बात नोटिस नहीं कर पाए हैं कि 4 महीने पहले मैं स्टडी आईक्यू पे आ चुका था। मेरी सारी वीडियोस आपको सिर्फ स्टडी आईक्यू पे ही मिलेगी, तो सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। बाकी और मैं किसी और चैनल पे नहीं हूँ ना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है एलियव की, अजरबैजान के प्रेसिडेंट की, और ये इन्होंने कहा है कश्मीर इशू को लेकर और पाकिस्तान अजरबैजान के रिलेशंस को लेकर। And today brotherly relations between Pakistan and Azerbaijan are based on this foundation. We are brothers, we are friends, we support each other on every issue, on every international case, in every international institution. When it comes to the case which we introduce, our brothers support us, and the same vice versa. Our straightforward support on the issue of Jammu and Kashmir is our commitment to our brotherhood and also our respect to international law. Now, जो इन्होंने लाइन यहाँ पर यूज करी है ये बहुत ही स्पेशल है। आर स्ट्रेट फॉरवर्ड सपोर्ट। कोई यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि कश्मीर का इशू हल होना चाहिए, दोनों इंडिया पाकिस्तान को बैठ के, देखो मैक्सिमम चाइना ने ये कहा है कि इंडिया पाकिस्तान को बैठ करना यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। इंडिया ये कहता है कि यूएन का कोई रोल नहीं है, बायलैटरल इशू है, इंडिया पाकिस्तान मिलकर रिजॉल्व करेंगे। अजरबैजान कहता है कि फुल ऑन हमारा सपोर्ट तो है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान तो खुल के कहता है कि पूरा कश्मीर ये लोग कब्जाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है बहुत प्रोवोकेटिव है। पाकिस्तान की धरती पे खड़े होकर अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट चुनौती दी है इंडिया को। और अब देखिए होने क्या वाला है कि 2025-26 में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इंडिया के सामने एक इनॉर्मस चैलेंज ये आएगा कि पाकिस्तान जैसा देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक टेम्पररी मेंबर बन के बैठेगा 2 साल के लिए। तो कश्मीर का इशू बार बार ये उठाएंगे इंटरनेशनली, और अजरबैजान ने ये क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि ये पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट करेंगे वापस कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने में। देखो पाकिस्तान 2 काम कर रहा है। एक तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया में बढ़ाकर, जो हम देख रहे हैं कि हमारे जवानों पे अटैक हो रहे हैं, उस टाइप के अटैक्स करने की कोशिश कर रहा है ताकि सितंबर 2024 में जो इलेक्शंस होने हैं जम्मू कश्मीर में, उस टाइम लोगों में डर बना रहे, वोटिंग परसेंटेज जो है लोगों की वो इतनी ज्यादा हाई ना हो। पाकिस्तान ऑब्वियसली ये नहीं चाहेगा कि कश्मीर में हालत नॉर्मल हो जाए। और यहाँ पे आप एक बात नोट करना, अजरबैजान के प्रेसिडेंट कश्मीर के बारे में ये भी कहते हैं
कि द राइट्स ऑफ कश्मीरीज हैव बीन इग्नोर्ड एंड वायलेटेड फॉर डेकेड्स। कई दशकों से ये होता आया है। और आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि कश्मीर का अगर रेजोल्यूशन होगा तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के हिसाब से ही होगा। वी स्टैंड विद यू। बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है और इसलिए मैंने कहा था कि इतनी अग्रेसिव स्टेटमेंट कश्मीर के बारे में चाइना की तरफ से भी नहीं आई। अब यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा कि एजरबाईजान, कैस्पियन सी के करीब जो ये देश है एजरबाईजान, जो एक टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, जो एक्चुअली काफी अच्छे रिलेशन एंजॉय करता है इजराइल के साथ, इवन रशिया के साथ, ये कंट्री इतना ज्यादा एंटी इंडिया क्यों हो गया? वेल, इसकी जियोपॉलिटिक्स बहुत ही सिंपल है। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं। ब्रीफ में आपको ये बता देता हूं। एजरबाईजान की एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय से चलती आ रही है आर्मेनिया के अगेंस्ट, नगोर्नो काराबाख रीजन को लेकर, जिस पर रिसेंटली दोनों कंट्रीज की एक वॉर भी हुई थी। उस वॉर में मेजर एडवांटेज मिला, मेजर गेन्स मिले एजरबाईजान को। और देखो, हिस्टोरिकली एजरबाईजान सिंस एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, पाकिस्तान ने हमेशा एजरबाईजान को सपोर्ट किया है और पाकिस्तान एक्चुअली दुनिया में अकेला देश है, द सिंगल कंट्री जो आर्मेनिया को एज ए कंट्री मानता भी नहीं है। आर्मेनिया प्रेडोमिनेंटली एक क्रिश्चियन देश है। नाउ सिंस पाकिस्तान इतना बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहा था एजरबाईजान को कई दशकों से, एजरबाईजान ने इनिशियली कश्मीर के इशू को लेकर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान का। इंडिया ने उसके रिस्पॉन्स में क्या किया? हमने वेपन्स एक्सपोर्ट करने स्टार्ट कर दिए आर्मेनिया को, चाहे वो पिनाका मिसाइल्स हो, वेरियस और टाइप के वेपन सिस्टम्स हो। और फ्रांस के साथ मिलकर हम एक ट्राइलैटरल ग्रुप भी फॉर्म करने की बात कर रहे हैं विद आर्मेनिया। और इसका देखिए ऑब्वियस एडवांटेज इंडिया को मिलता है, हम अपने वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आर्मेनिया के साथ रिलेशन स्ट्रेंथन हो रहे हैं। इससे टर्की पे भी प्रेशर आता है क्योंकि टर्की आर्मेनिया के जो रिलेशन हैं ये भी काफी खराब है। मगर एजरबाईजान ने, देखिए मैं कहूंगा सरप्राइज मूव ये चला है, इन्होंने बहुत बड़ी बेट लगा दी है पाकिस्तान पर। देखो, इंडिया की जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन ये थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरीके से डाउन जा रही है, चाइना भी धीरे धीरे पाकिस्तान से पीछे हट रहा है। पॉसिबिलिटी है कि एजरबाईजान भी इंडिया के साथ जो इनके रिलेशंस हैं इनको खतरे में नहीं डालेगा, इनको खराब नहीं करेगा पाकिस्तान के इशू को लेकर, स्पेशली क्योंकि इन द फ्यूचर जो कार्गो रशिया से इंडिया जाएगा ईरान के थ्रू, उसमें भी एजरबाईजान आर्मेनिया दोनों कंट्रीज का ही क्रिटिकल रोल रहने वाला है। मगर एजरबाईजान के प्रेसिडेंट ने क्लियरली एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। इन्होंने एक बार को सोचा है कि देखी जाएगी, ये खुल के पाकिस्तान के समर्थन में आ चुके हैं, कश्मीर के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दे दी हैं और अब पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम में इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको इंडिया एजरबाईजान रिलेशंस में भी देखने को मिले। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, ट्रेड के मामले में क्या पाकिस्तान रिप्लेस कर पाएगा इंडिया को एजरबाईजान के लिए? क्योंकि दोनों कंट्रीज का ट्रेड अभी के लिए एजरबाईजान पाकिस्तान का जो ट्रेड है ये $100 मिलियन है, जबकि इंडिया एजरबाईजान का जो ट्रेड है ये ऑलमोस्ट $2 बिलियन है। देखो, एजरबाईजान ने पाकिस्तान में आकर बात यही करी है, टारगेट $2 बिलियन ट्रेड। जितना ट्रेड हमारा इंडिया के साथ है ना, उतना ही आपके साथ होगा। ये पाकिस्तान आपको करना होगा, नहीं तो हमारा जियोपॉलिटिकल गैम्बल मुश्किल में आ जाएगा। और साथ ही साथ एजरबाईजान ने यह भी कहा है कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ये पाकिस्तान में, कौन सी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे प्रॉपर्ली बताया नहीं है। तो अभी देखिए एजरबाईजान को डेफिनेटली एक जवाब मिलेगा इंडिया से, और देखना ये होगा कि एजरबाईजान का जो ये जुआ है पाकिस्तान पर, क्या इनको इससे फायदा होता है या फिर चाइना की तरह ये बाद में पछताएंगे। नाउ फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि देखिए, डीप फेक आज के समय बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। दुनिया भर में कई लोग हैं जो डीप फेक की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं। तो अभी क्या है कि एक देश है दुनिया में जिसने पहली बार एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है कॉपीड। ये क्या करेगा कि जहां पर डीप फेक बना था, जिस कंप्यूटर से ओरिजिनली AI जनरेटेड डीप फेक बना था ना, उसको ट्रेस कर देगा ताकि पता लगाया जा सके कि वो कौन आदमी था जिसने किसी के डीप फेक बनाकर इंटरनेट पे फैला दिए। तो बताइए कि ये जो बिल है कॉपीड, ये किस देश में आएगा बहुत ही जल्द। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, USA, इंडिया, चाइना या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ का UPSC बैच प्रतिज्ञा ये शुरू हो चुका है। इसकी जो एनरोलमेंट है शुरू हो चुकी है। इसकी जो क्लासेस हैं ये 18 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको ये मिलेगा लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पे आप स्टडी IQ का जो प्रतिज्ञा बैच है ये कर सकते हैं परचेज, बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। प्रतिज्ञा बैच में देखिए मेन खास बात ये है कि आपका प्रीलिम्स जैसे ही क्लियर होता है,
आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। स्टडी IQ आपको ऑप्शन देगा कि अगर आप चाहें तो दिल्ली आ सकते हैं, स्टडी IQ के साथ रहिए। यहाँ पे आपका जो खर्चा है रहने का, खाने पीने का, स्टडी IQ उठाएगा। मेंस की तैयारी करेंगे मिलकर, इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट यू रीच योर डेस्टिनेशन। तो ये जो प्रतिज्ञा बैच है इसमें आप कर सकते हैं एनरोल। 18 तारीख को पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। दिस विल बी अ फ्रेश बैच, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। आप पॉलिटी, हिस्ट्री, वेरियस और टॉपिक्स फ्रॉम द बिगिनिंग पढ़ेंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। अब तक कश्मीर पक्का पाकिस्तान का हो जाएगा, क्योंकि अजरबैजान ने बोल दिया वो हमारे साथ खड़ा है और यूं हमने कश्मीर ले लेना है। और ऊपर से भाई साहब जिस तरह का उसको प्रोटोकॉल मिला है वैसा बिकना तो बनता है। प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल संभाल कर दे दिया, वैसे इतना खर्चा करके प्रोटोकॉल दे दिया और 2 लफ्ज बोलते हैं कौन सा कश्मीर हमारा होने वाला है। F-16 भेजे हैं जो दहशतगर्दों के लिए रखे हुए हैं। और से ये दहशतगर्द था नहीं, दहशतगर्दों से बचाने के लिए लेकर आए हैं। ये दहशतगर्दों से बचा कर लेकर आए हैं। ऐसा ना कि वो ईरान के प्रेसिडेंट की तरह इसका प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था उनकी तरह उठ जाता भाई। और जिस तरह मैं देख रहा था शहबाज शरीफ तो वैसा छोटा सा लग रहा था भाई जान का जो बात है भाई साहब, हाइट बंदा तगड़ा चौड़ा जवान बंदा। और साहब जरा भाई साहब स्टेटमेंट जो भी देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा से इख्तियार दे रहा है और इतना तो बनता ही है। बाकी मजे की बात यह है कि आर्मेनिया जो है अजरबैजान, उसके रिलेशन इजराइल के साथ भी अच्छे हैं। और जब वो ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हुई थी तो वो कुछ सुनने में इस तरह की न्यूज़ आती थी कि अजरबैजान का भी हाथ हो सकता है वो ईरान के प्रेसिडेंट को मरवाने में। इस तरह की भी न्यूज़ उड़ी थी। अब सच्चाई पता नहीं। याकूब तो बोलता है वो टोटली इन्वॉल्व है। नहीं, वो वैसे बातें उड़ जाती है ना भाई। अच्छा, इससे पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात नहीं खराब होंगे? नहीं, पाकिस्तान खराब नहीं होंगे। ईरान और पाकिस्तान क्योंकि वो उनका मानना है कि इसकी वजह से जो उनका मानना नहीं है, वो जो उनका है ना ईरान का वो जो बहुत नहीं है ना, जिनके पास गए थे वो जो पता नहीं क्या नाम है, जो बैठा कंट्री को वो ही लीड करता है। नहीं, वो जो पहले जिसको वो बनाता है लीडर जो होता है, हाँ, उसने ये लफ्ज अपनी जुबान से कहे हैं। नाम है इजराइल को मानता हूँ दुश्मन इसका, इसको मारने का। मैं अजरबैजान को मानता हूँ। जब तक मैं मुकम्मल तकीक नहीं करूंगा उस वक्त मैं किसी कंट्री को नहीं लगाऊंगा। पाकिस्तान से ये कहा गया है कि अजरबैजान और इनके अच्छे तलकार इजराइल के हो सकता है ये मुलव्वस हो। यकीन से इन्होंने भी नहीं कहा, एक अंदाजा लगाया है। उसने ये भी कहा है कि मेरा दुश्मन अमेरिका है, लेकिन मैं अमेरिका पे भी उस वक्त आरोप नहीं लगा सकती जब तक साबित ना हो, सबूत ना मिले, क्योंकि पहले ही जंगें लगी हुई हैं। बाकी भाई जनाब जो शिमला मुआहदा हुआ था उसमें यही था कि इंडिया और पाकिस्तान का जो कश्मीर का मसला है ये इंडिया और पाकिस्तान खुद बैठ के हल करेगा। UN या कोई दूसरा तीसरा कंट्री उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो बाकी ये भाई वहाँ से तो मुद्दा निकल चुका है। और पाकिस्तान तो वैसे UN में जाके सिर्फ टाइम पास करता है या जाहिर करता है। वैसे एक किस्म का फैसला तो वैसे हो चुका है। फैसला हो गया जब एक अवाम वो बंदे जिनके ऊपर गोलाबारी इंडिया के अंदर से कुछ करवाते थे, आपको मानना पड़ेगा कुछ मुलव्वस थे, कुछ पाकिस्तान की तरफ से जाते थे, उन बेगुनाहों को मारते और मरवाते थे। तो सही जो जिनको जो फंडिंग करते थे, अच्छा आज भी उनकी आज भी अटैक हो रहे हैं, आज भी उधर हैं लोग। मैं आम इंडियन की बात नहीं कर रहा, नहीं कश्मीरी होते हैं। अच्छा, आज वो जम्मू कश्मीर आजादी से घूम रहा है, जी रहा है, हर सहूलत उसको मिल रही है तारक जाको। अब एक किस्म का माने फैसला तो हो चुका है, वो तो मतलब खुशहाली से गुजार रहे हैं, जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का फैसला है जो करना है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि खुशहाली हो, उधर इलेक्शन है। जब इलेक्शन होते हैं ना, आपको पता है कश्मीर में भाई साहब जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं इलेक्शन है, तो ये चाहता है कि भाई उधर अच्छे से वोटिंग ना हो पाए। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ये खाना जी इसके नाम पे है भाई, फिर क्या होगा? वो खाने वाले तो खाएंगे, इलेक्शन जीत भी जाओ तो फिर भी खाना इस नाम पे, फिर भी खाना है। तो फिर मुद्दा ना उठाएं,
तो मुद्दा उठाना है अपने लिए, बदनाम किसको कर रहे हैं? किसको कर रहे हैं? कंट्री पूरी को, पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। पहले कौन सी बदनामी नहीं है? तो क्या ये काम रुकना नहीं चाहिए? अच्छा हमारे कहने से रुकता है तो भाई साहब मैं तो कहता हूँ अभी रोक दो भाई लफ्ज तो बोलो ना, अमन चाहिए, पहले जंगे लगी हुई हैं। और यार छोड़ उनके साथ ट्रेड के बारे में करते हैं, अपनी इकोनॉमी के बारे में, उनसे इस तरह की बातें करवाने का क्या मकसद है? फिर अभी आपने अभी सर बोल रहे कि नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए आपको मिले, उधर भी आप यही बार बार उठाएंगे। वो 2 साल के अगर कंट्री अपनी इकोनॉमी को या अपने जो अंदरूनी मसाइल है उसको सुधारने की बजाय कश्मीर का मुद्दा उठा कर रखेंगे, वो 2 साल भी ये कश्मीर के नाम ही कर देंगे। 75 साल पिछले कश्मीर के नाम हो गए, अब तो पाकिस्तान की ये हालत हो गई, दहशतगर्द मुल्क बन चुका है पाकिस्तान। ये तो मेरा मतलब है कहने का, कब तक इस कश्मीर के नाम पे खाते रहेंगे? वो होश कब होश आएगी? कब पाकिस्तान के बारे में सोचेगी, आवाम के बारे में सोचेगी? कब हमारे मुल्क को एक जमहूरियत आ जाएगी? कब आएगी? कब अदालती निजाम होगा? नामुमकिन बात है जो तू सवाल कर रहा है ना, तो फिर इतनी तरह बेकारी ही आपने रहना है, यही लफ्ज आपने सुना, फिर बर्दाश्त करो, फिर वो ऐसे शेर तो नहीं सुनाता, मैं ना उम्मीदी का कायल तो नहीं मगर होती बरसात में जलते घर भी देखें। भाई साहब ना उम्मीदी का कायल होना वो नहीं हूँ मैं, लेकिन जो सूरत हाल है ये नामुमकिन चीज है कि भाई पाकिस्तान कभी सीधे ट्रैक पे जाए, ना मुकम्मल तौर पे इसमें डेमोक्रेसी आ सकती है और ना ही कश्मीर का मुद्दा छोड़ सकते हैं। तो हल ही नहीं हो सकता। एक बंदा है, उसका कमाई का जरिया ही यही है, उसने ये करना है तो खाना है मांग के नहीं, कश्मीर के नाम पे खाओ, कश्मीर के नाम पे लेते हैं, खाओ, बदनाम हो, कंट्री की इज्जत होगी, फिर इसी तरह रहो, फिर आपको बाहर की कंट्री के वीजे नहीं मिलेंगे। तो ना मिले पहले कौन भर? चले जी, बाकी भाई कश्मीर तो अजरबैजान ने बोल दिया तो भाई हमारा पक्का ही हो गया, जैसे सिर्फ इस्तेमाल ही किया पाकिस्तान, तो हमारे पास जब सुपर इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान का नाम, और पाकिस्तान वो भी असल इसके दोस्त हैं, ये भी उसने खराब नहीं करने। पाकिस्तान को उसने चूरा नहीं दिया, तो फिर कोई ना कहे 2 बिलियन इंडिया के साथ कर तो फिर नजर नहीं आपको आ रहा है, सिर्फ थोड़ा सा 100 मिलियन के 200 मिलियन 100 मिलियन से 2 बिलियन इंडिया के साथ है। इंडिया को हमारे भाई शिवाजी बेचारे का क्या कसूर है? वो तो छतरी लेके छाता लेके आ गया अजरबैजान के सदर को वेलकम करने के लिए खुद, तो भाई उसकी तो ड्यूटी है। लोग कहते हैं 2 लफ्जी बात ये है कि भाई हमारे पास जब सुपर पावर था ना, चाइना 2 नंबर पे सुपर पावर, अमेरिका पहले नंबर पे सुपर पावर, जब हमारे साथ वो थे तो उस वक्त हम कश्मीर का मसला हल नहीं कर सके। आज नहीं कर सके तो अजरबैजान किस खेत की बोली है भाई? ये फायदा उठा रहे हैं, इंडिया से भी तल्लुकात अच्छे हैं, उनके साथ भी फायदा उठाएंगे और कुछ यार इनसे अच्छा तो फिर वो रईसी था जिसने बोला भाई साहब आप एक टेबल पर बैठ इस मसले को हल कर ले ताकि इस खत्ते के अंदर खुशहाली आ सके। लेकिन भाई अब जो है ना आने वाले 2-3 सालों में होता, मैंने सोचा था कि शायद इलेक्शन हुए दोनों तरफ, हो सकता है रिलेशन जो है वो सुधर जाए, पाकिस्तान और इंडिया बैठ के बात करें, मामला जो सुधर जाए। लेकिन जो ये चीज नजर आ रही है ना कि भाई साहब ये आज कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, दहशतगर्दी बढ़ेगी, रिलेशन सुधरने वाले बिल्कुल नहीं, और ना इनकी ऐसी कोई सोच है। तो ठीक है भाई, अपनी जरूरत है, कमेंट सेक्शन में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज़।